Hello students, as in the last video we discussed about the northwest corner method, that is NWCM, to find the initial basic solution of the transportation problem. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एल्गोरिथम को हम कैसे यूज़ करते हैं और इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ NWCM, the northwest corner method. The second method is least cost method, LCM, and the third method is Vogel's approximation method, which is also called the penalty method. ठीक है, एंड वी डिस्कस द एल्गोरिथम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और वहाँ पर हमने डिस्कस की थी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की एल्गोरिथम। तो जब भी कोई प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करनी होती है तो फर्स्ट सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम दी गई है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड प्रॉब्लम का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टोटल सप्लाई मस्ट बी इज इक्वल टू द टोटल डिमांड। जो टोटल सप्लाई है वो टोटल डिमांड के इक्वल होनी चाहिए। तो हम टोटल सप्लाई ऐड कर लेते हैं, टोटल डिमांड ऐड करते हैं, अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं देन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड वी कैन सॉल्व और फाइंड द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ एनी थ्री मेथड्स। But if the total supply is not equal to the total demand, then the problem is called unbalanced problem, and first we have to balance the problem. तो अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम है तो पहले हमें उसे बैलेंस करना होता है और तब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अनबैलेंस प्रॉब्लम को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम एल्गोरिथम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की। सो इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड द स्टेप फर्स्ट इज, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो भी ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स आपको दी है उस ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल, दैट इज़ द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर सेल। ठीक है, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में सेल को हम सेलेक्ट करते हैं दी हुई मैट्रिक्स के, उसमें उस सेल के रिगार्डिंग जो भी सप्लाई है और उस सेल के करस्पॉन्डिंग जो भी डिमांड है उन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू को एलोकेट कर देते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप डिडक्ट द एलोकेटेड वैल्यू। अब उस सेल में हमने जो वैल्यू एलोकेट की है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सप्लाई एंड डिमांड, उसकी करस्पॉन्डिंग सप्लाई और डिमांड से। उसके बाद सप्लाई या डिमांड में से जो भी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी उस रो या कॉलम को हम एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं या अपनी टेबल से हटा देते हैं, और इस तरह से हमें एक नया सॉल्यूशन या नई टेबल मिलती है। फिर जो नई टेबल हमें मिलती है उस टेबल पे भी सेम प्रोसेस हम शुरू करते हैं, अगेन यूज़ द सेम स्टेप्स, उसी तरह के स्टेप्स हम करेंगे। फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल लेंगे, उसमें एलोकेशन करेंगे। ठीक है, एलोकेशन करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, उस रो या कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे या रिमूव कर देंगे जिसकी सप्लाई या डिमांड जीरो हो जाती है। इस तरह से करते करते लास्ट में जब हमारे पास सिंगल रो और सिंगल कॉलम बचेगा किसी भी टेबल में तो वो हमारा फाइनल टेबल होगा, फाइनल इटरेशन होगा, और उस फाइनल इटरेशन के बाद हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ द सम ऑफ द वैल्यूज़ एलोकेटेड ऑफ ऑल द सेल्स। जितने भी सेल में हमने वैल्यू एलोकेट की है उन सेल्स की यूनिट कॉस्ट को, जो सेल में कॉस्ट दी जाती है वो यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, तो एलोकेटेड वैल्यूज़ को उन सेल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं और जो सम आपका आता है वो होता है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये मेथड है आपकी सबसे सिंपल मेथड टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब इसकी एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं इस एल्गोरिथम के थ्रू। तो लेट अस कंसीडर यूजिंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन टू द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हमें एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी है, इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की हेल्प से। नाउ दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल फॉर द प्रॉब्लम। तो हमारी प्रॉब्लम के लिए ट्रांसपोर्टेशन टेबल है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन टेबल मैंने आपको कल भी बताया था, ट्रांसपोर्टेशन टेबल में रोज़ रिप्रेजेंट करती हैं सोर्सेज को, यानी सप्लाई सेंटर को। तो हमारे पास तीन सोर्सेज हैं जहाँ से हमारा प्रोडक्ट आना है या वहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो वो हैं आपके S1, S2 एंड S3। द फोर आर द डेस्टिनेशंस। चार हमारे पास वेयर हाउसेज हैं, डेस्टिनेशंस है जहाँ हमने सामान ट्रांसपोर्ट करना है, सामान पहुँचाना है, विच आर D1, D2, D3 एंड D4। हर सोर्स के आगे टोटल सप्लाई दी है जो उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो S1 की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी और सप्लाई कैपेसिटी कितनी है, 7 यूनिट की है। S2 की 9 यूनिट की और S3 की कितनी है, 18 यूनिट की है। हर डेस्टिनेशन के नीचे कॉलम में आपको डिमांड दी जाएगी
कि हर डेस्टिनेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है या कितनी डिमांड है, उसको कितना प्रोडक्ट चाहिए। तो D1 की जो डिमांड है वो 5 यूनिट की है, D2 की डिमांड 8 यूनिट की है, D3 की डिमांड 7 यूनिट एंड D4 की डिमांड 14 यूनिट। ठीक है, अब जो बीच में आपको वैल्यूज़ दी हैं, दीज आर द एक्चुअल कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट है, यानी सेल है जिसमें हमने मैनिपुलेशन करना है। तो इन वैल्यूज़ में हमने एलोकेशन करना है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, जो हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग। एंड दीज आर द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी इसका मतलब है कि S1 सोर्स से अगर D1 डेस्टिनेशन तक हम 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 19 रुपीज़ है। इसी तरह से S1 से D2 तक अगर एक प्रोडक्ट 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ है, D3 तक 50 रुपीज़ है, D4 तक 10 रुपीज़ है, और इस तरह से हमारी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब जब हम एलोकेशन करते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा था चेक द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड और नॉट, ये प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल सप्लाई ऐड कर लेते हैं। ये आपको दी है सप्लाई 3 सोर्सेज की, इन्हें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें ऐड कर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 18 + 9 इज इक्वल टू 27, 27 + 7 इज इक्वल टू 34। तो दैट इज़ टोटल सप्लाई इज इक्वल टू 34। अब टोटल डिमांड अगर देखते हैं तो 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 14 34। सो टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। तो टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर है, दैट इज़ द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यानी हमारी प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस है तो एल्गोरिथम को हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये टेबल मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिए हैं 4 डेस्टिनेशंस, D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है, 3 सोर्सेज S1, S2 एंड S3। यहाँ हम लिख लेते हैं टोटल सप्लाई, ये आ जाएगा आपका सप्लाई का कॉलम, और ये आ जाएगा आपका डिमांड की रो। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब हम एलोकेटेड वैल्यू रख लेते हैं। तो S1 में हमारी 19, 30, 50, 10, 70 इज़ द यूनिट कॉस्ट, 30, 40, 60, देन 48, 70 एंड 20। तो टोटल सप्लाई इज़ 7, 9 एंड 18 एंड टोटल डिमांड इज़ 5, 8, 7 एंड 14। यहाँ जाएगा आपका 34 इज़ द बैलेंस कंडीशन। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में सेलेक्ट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल, दैट इज़ अपर लेफ्ट मोस्ट सेल। तो अपर लेफ्ट मोस्ट सेल ये टेबल है हमारी, इस टेबल में ये यूनिट कॉस्ट है, तो यूनिट कॉस्ट पे ही हम एलोकेशन करना है। तो अगर हम देखें तो इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल ये वाला सेल है, तो इस सेल में हम जाके इसको सेलेक्ट करते हैं। इस सेल में जाके हम देखते हैं कि इसके लिए सप्लाई और इसके लिए डिमांड में से मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो S1 और D1 के लिए कॉलम है जो अपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है। ठीक है, तो इस अपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर सेल पे इसकी सप्लाई अगर हम देखेंगे तो सप्लाई 7 है और डिमांड कितनी है, 5 है। अब दोनों में से मिनिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, दोनों में से जो कम है। तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू सप्लाई 7 डिमांड 5 में से मिनिमम हो गया 5, तो यहाँ पर हम एलोकेट कर देते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना एलोकेट कर दिया, 5। तो इसमें मैंने एलोकेट कर दिया 5, इसकी यूनिट कॉस्ट है 90। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 एलोकेट कर दिया। जब इसमें हमने 5 एलोकेट कर दिया तो 5 एलोकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप था सब्ट्रैक्ट द एलोकेटेड वैल्यू। तो एलोकेट कितना किया है, 5। इस एलोकेटेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसकी सप्लाई से। तो इस रो के लिए सप्लाई है 7, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 - 5, देन इट इज़ इक्वल टू 2 रिमेनिंग बच जाएगा, एंड इट इज़ इक्वल टू 5 - 5,
देन इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी सप्लाई थी, इस सेल के लिए सप्लाई थी 7, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो। इस सेल के लिए डिमांड थी 5, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अब हम अगले स्टेप में अगर जाते हैं तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि अब इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो भी रो या कॉलम में सप्लाई या डिमांड 0 हो जाती है, तो सप्लाई तो हमारी 2 बची है अभी, लेकिन डिमांड क्या हो गई 0, यानी इसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई। अब इसको और सामान नहीं चाहिए, तो इसकी रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल हो गई तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमें एक नया इटरेशन मिल जाएगा, नई टेबल मिल जाएगी। तो अगली टेबल में हम इस रो को रिमूव करके एक नई टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, इटरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने D1 को रिमूव कर दिया, तो अब हमारी जो नई टेबल बनेगी वो आ जाएगी D2, D3, D4। सोर्सेज में कोई चेंज नहीं है। देन इट इज़ इक्वल टू S1, S2 एंड S3। हियर इज़ द डिमांड, यहाँ जाएगा आपका डिमांड, एंड हियर इज़ द सप्लाई, और यहाँ जाएगी सप्लाई। ठीक है, अब इसमें वैल्यू एलोकेट करते हैं। टेबल में और कोई चेंज नहीं होगा, केवल उस रो या कॉलम को रिमूव कर देंगे जिसकी सप्लाई या डिमांड 0 हो रही है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा अब 30, देन 30, देन 8, दिस इज़ 50, 40, 70, देन 10, 60 एंड 20। द डिमांड इज़, अब यहाँ पर हमारी सप्लाई कितनी बची थी S1 में 2। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई रह जाएगी 9 एंड 80, ये हो जाएगा 8, 7 एंड 14। फिर से ऐड करोगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, बैलेंस आएगी, क्योंकि जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया है इधर से उतना ही रो में भी सब्ट्रैक्ट किया है। सप्लाई जितनी सब्ट्रैक्ट हुई, डिमांड भी सब्ट्रैक्ट हुई है। अब फिर से यही इटरेशन हम करते हैं। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे इस टेबल में अपर लेफ्ट कॉर्नर, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 वाला सेल। ठीक है, अब इस कॉर्नर में हम फिर से एलोकेट करेंगे द मिनिमम ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। वही स्टेप्स हमने बार बार रिपीट करने हैं। तो अब यहाँ पर सप्लाई है आपकी 2, डिमांड है 8, तो दोनों में मिनिमम क्या है, दोनों में मिनिमम वैल्यू है 2, तो यहाँ पर एलोकेट कर देंगे 2। तो इसमें हमने एलोकेट कर दिया 2। इस तरह से एलोकेशन डिफाइन करेंगे। जब 2 यहाँ एलोकेट कर दिया तो इस 2 को अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सप्लाई से भी और डिमांड से भी। तो इसकी जो सप्लाई है वो है 2, 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0, अब इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पर डिमांड है 8 माइनस 2, देन इट इज़ इक्वल टू 6। नाउ रिमूव द रो और कॉलम। अब उस रो और कॉलम को रिमूव कर देंगे जिसकी सप्लाई 0 या डिमांड 0 हो रही है। तो यहाँ पर सप्लाई 0 हो रही है किसकी, S1 की। तो इसकी अगर सप्लाई 0 हो गई तो इसके यहाँ देने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, एक नई टेबल बना लेंगे। तो अगला इटरेशन आ जाएगा आपका D1, D2, D3 एंड S2, S3। ठीक है, ये आ जाएगी सप्लाई एंड डिमांड। नाउ द वैल्यू इन S2, S3 इज़ 30, 40, 60। S2 में है 30, 40, 60, 8, 70, 20, 8, 70, 20। सप्लाई इज़ 9, 18 एंड हियर द सप्लाई इज़ 7, 6, 40। ठीक है, फिर से जो नई टेबल बनेगी वो भी बैलेंस होगी। अब फिर से वही इटरेशन करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे। सेलेक्ट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल सेलेक्ट किया, देन दैट इज़ अपर लेफ्ट मोस्ट सेल। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी सप्लाई देखेंगे 9, डिमांड देखेंगे 6, दोनों में मिनिमम क्या है 6, तो यहाँ एलोकेट कर देंगे 6। तो इसमें हमने 6 एलोकेट कर दिया। जब 6 एलोकेट कर दिया तो अब 6 को हम इसकी सप्लाई से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिमांड से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सप्लाई से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3 एंड 6 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ रिमूव द रो और कॉलम विच हैज़ द 0 सप्लाई और 0 डिमांड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं D1,
इसकी डिमांड 0 हो गई है, तो इस कॉलम को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब इस कॉलम को अगर एलिमिनेट करते हैं तो नई टेबल हमारी बन जाएगी फॉर D2 D3, सॉरी ये था D2 D3 एंड D4। तो यहाँ पर अब बच जाएगा आपका D3 एंड D4। अब आपकी टेबल देखो, टेबल क्या हो रही है, मिनिमाइज़ होती जा रही है। ठीक है, कंप्रेस होती जा रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा S2 S3। अब इन 4 सेल में हमने एलोकेशन करना है उसी एल्गोरिथम के बेसिस पे। ये आ जाएगा सप्लाई एंड डिमांड। नाउ D3 इज इक्वल टू 40, 60, देन 70 एंड 20। यहाँ आ जाएगा आपका 3, 18, 21। यहाँ आ जाएगा आपका 7, 14, दैट इज़ 21। ठीक है, नाउ एलोकेट द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर सेल। तो यहाँ 40 वैल्यू है। इस सेल में हम एलोकेट करेंगे मिनिमम ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। तो इसके लिए सप्लाई है 3 एंड इसके लिए डिमांड है 7। तो दोनों में मिनिमम क्या है 3, तो यहाँ पर एलोकेट कर देंगे 3। जब 3 एलोकेट कर दिया तो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसकी सप्लाई से और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसकी डिमांड से। तो यहाँ डिमांड अब बच जाएगी हमारी 4। जो 0 होती है उस रो या कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हमारे पास जो टेबल बचेगी उस टेबल में अब क्या आ गई, सिंगल रो। और हम ये तब तक करते हैं जब तक हमारे पास सिंगल रो या सिंगल कॉलम ना आ जाए। तो हम पहुँच गए लास्ट स्टेप में, दैट इज़ द रिमेनिंग टेबल इज़ D3 D4 एंड द सिंगल रो इज़ S3। अब यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ हैं 70 एंड 20, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सप्लाई बची हमारे पास 18 की, डिमांड हमारे पास बची है 4 एंड 14, तो टोटल 18 होगा। अब जब लास्ट रो या लास्ट कॉलम बच जाता है तो जितनी जिसकी सप्लाई या डिमांड है उसके रिस्पेक्ट में, देखो डिमांड से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो 18 हमारी क्या है, सप्लाई है और इसकी डिमांड 4 की है, तो इसको हम 4 दे देते हैं। 4 यूनिट यहाँ चले गई है, तो अब यहाँ पर बची आपकी 14 यूनिट और इसकी डिमांड 14 की है, तो यहाँ हम 14 एलोकेट कर देते हैं। तो यहाँ हमने 4 एलोकेट कर दिया, यहाँ 14 एलोकेट कर दिया, तो अब सप्लाई भी 0 हो जाएगी और डिमांड भी 0 हो जाएगी। तो ये हमारी फाइनल इटरेशन, फाइनल टेबल होती है। अब हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब निकालते हैं, नाउ द टोटल ट्रांसपोर्टेशन cost. The total transportation cost is defined as the sum of the product of the allocated values to the cells और यूनिट कॉस्ट इन द सेल इन विच द वैल्यूज़ आर एलोकेटेड। अब शुरुआत की टेबल से, पहली टेबल से लास्ट टेबल तक जहाँ जहाँ पर हमने एलोकेशन किया है, उन एलोकेटेड वैल्यू को उस सेल की कॉस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो वो क्या आती है हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जैसे हमने पहले वाले में देखा था द फर्स्ट टेबल, तो फर्स्ट टेबल में हमारा एलोकेशन हुआ था किस पे, पहले सेल में 19 कॉस्ट थी, 5 उसमें एलोकेशन था, तो जगह 19 इंटू 5, तो पहला आ जाएगा आपका 19 इंटू 5। सेकेंड इज़, दूसरी टेबल में हमने देखा था जब एलोकेशन किया था तो हमने एलोकेट किया था 30 यूनिट कॉस्ट पे, एलोकेशन था 2, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2। तीसरा एलोकेशन हमने तीसरी टेबल में किया था, इन द थर्ड टेबल द एलोकेशन इज़ 30 इंटू 6। In the fourth table is allocation and the unit cost is 40 into 3. And in the last table the allocation is 70 into 4. 70 में 4 का allocation है और 20 यूनिट कॉस्ट पे 14 का allocation है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब सारी कॉस्ट को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद ये आपको मिलेगा 1015 रुपीज़। तो दिस इज़ द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय द NWCM। ठीक है, तो NWCM से ये क्या आती है हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। अब ये जो आउटपुट हमारा आया है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है,
ये मिनिमम है या नहीं है, यानी ऑप्टिमल वैल्यू है या नहीं है, या इससे कम भी कॉस्ट हो सकती है अगर हम डिफरेंट रूट्स को क्या करें, फॉलो करें। तो इसको चेक करने के लिए, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए हम एक दूसरी मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं मोदी मेथड, विच इज़ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब सारी मेथड हो जाएंगी हमारी, लीस्ट कॉस्ट मेथड हो जाएगी, इसके बाद वॉगल्स मेथड हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मोदी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपको सेंड करूँगा असाइनमेंट में, तो कुछ प्रॉब्लम्स की चेक करना, उनको सॉल्व करके देखना। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे द लीस्ट कॉस्ट मेथड इन द जूम क्लास। तो कल हम जूम क्लास लेंगे और जूम क्लास में अगली मेथड को डिस्कस करेंगे और फिर उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।